नमस्कार दोस्तों। 3 मार्च 1839 गुजरात का एक छोटा कस्बा नवसारी, एक पारसी परिवार नुशीरवान जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया जमशेद जी। अपने खानदान में नुशीरवान जी पहले व्यवसायी थे। भाग्य उन्हें मुंबई लेकर आया। 14 साल की उम्र में जमशेद जी अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। 21 साल तक जमशेद जी अपने पिता के साथ काम 1867 में मात्र 21,000 रुपए से अपना खुद का व्यापार शुरू किया। इन्होंने दिवालिया तेल कारखाने को खरीदा और उसे रुई का कारखाना बना दिया। फिर इसे बेचकर नागपुर में 1874 में एक बड़ा रुई का कारखाना खोला। उसे समय महारानी विक्टोरिया को महारानी का खिताब मिला था, अतः इन्होंने अपने कारखाने का नाम इंप्रेस मिल रखा, जिसका मतलब था महारानी। जमशेद जी से पहले व्यापार जगत में उन्हें पीछे की बेंच पर बैठने वाला माना जाता था, पर जमशेद जी ने इस भ्रम को तोड़ा और नागपुर में पहली बड़ी कॉटन मिल बनाई। जमशेद जी की मृत्यु के बाद टाटा समूह ने इसकी परिसंपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक विकास के लिए दिया, जिसके लिए इन्होंने कई ट्रस्ट बनाए। इन्होंने मुंबई स्थित ताज होटल बनवाया। यह भारत का पहला ऐसा होटल था जहां बिजली की व्यवस्था थी। इसके अलावा इन्होंने मिल मजदूरों के लिए सबसे पहले पेंशन और फंड की स्कीम निकाली। पर यह कहानी आगे नया मोड़ लेती है। जमशेद जी टाटा के 2 पुत्र सर दोराब जी टाटा और सर रतन टाटा हुए। सर रतन टाटा ने नवल टाटा को गोद लिया और नवल टाटा के यहाँ रतन टाटा और जिम टाटा का जन्म हुआ। और दोस्तों, ये रतन टाटा वही है जिन्होंने आगे चलकर टाटा समूह की गरिमा और प्रतिष्ठा को अपने चरम पर पहुंचा दिया। तो रतन जी टाटा ने अपने पुत्र जे.आर.डी. टाटा यानी कि जहांगीर रतन जी टाटा भारत के पहले लाइसेंसी पायलट थे। इन्होंने टाटा मोटर्स की स्थापना की। इन्हें 1992 में भारत रत्न दिया गया। फिर आता है दिन 28 दिसंबर 1937 मार्च का मुंबई। रतन टाटा का जन्म होता है, लेकिन 10 साल की उम्र में ही इनके माता पिता अलग हो जाते हैं और उनकी दादी नवाज भाई टाटा इन दोनों भाई रतन टाटा और जिम टाटा को पालती हैं। चुनौतियां बहुत थी, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। इन्होंने बिशप कॉटन स्कूल से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। इंजीनियरिंग के लिए अमेरिका भी गए। शिमला के कॉर्नर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से शिक्षा ली। जब ये अमेरिका गए तो इन्हें एक लड़की से प्यार हुआ और रतन टाटा ने उसे भारत आने के लिए मना लिया। पर उसी वक्त भारत और चीन में युद्ध हो जाता है और फिर उस लड़की का भारत आना नहीं हो पाता और बाद में उस लड़की ने अमेरिका में ही शादी कर ली। भारतीय अभिनेत्री सिमी गेरवाल के साथ उनकी दोस्ती भी काफी प्रचलित रही, पर कभी भी बात शादी तक नहीं पहुंच पाई। रतन टाटा ने आजीवन शादी नहीं की। अब आता है साल 1962। रतन टाटा भारत आते हैं। वह टाटा समूह में शामिल होते हैं और रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत बड़े ही आम तरीके से टाटा स्टील की दुकान के फर्श पर भट्टियों में तपती हुई गर्मी में मजदूरों के साथ काम करते थे और व्यवसाय की हर बारीकियों को समझ। 70 के दशक में नाल्को का प्रभारी निदेशक उन्हें नियुक्त किया जाता है, जो कि इकोनॉमिकली क्राइसिस से गुजर रही थी। रतन टाटा इस कंपनी को उठाने में असफल रहते हैं, पर रतन टाटा कभी हार नहीं मानते। रतन टाटा ने आगे चलकर जे.आर.डी. टाटा के साथ दशकों तक काम किया। रतन टाटा ने कभी सोचा भी नहीं कि जे.आर.डी. टाटा के वो उत्तराधिकारी बनने वाले हैं। एक साक्षात्कार में रतन टाटा ने बताया कि जे.आर.डी. टाटा ने मुझे कार्यालय में मिलने के लिए कहा। मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे अपनी जगह लेने को कहा। रतन टाटा ने अपने चाचा की बात मान ली और 25 मार्च 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने बोर्ड मीटिंग में टाटा समूह के नए अध्यक्ष के रूप में रतन टाटा का नाम का प्रस्ताव रखा। जे.आर.डी. टाटा ने जब रतन टाटा को अपने ऑफिस में बैठने के लिए कहा तो रतन टाटा ने मना कर दिया और कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, क्योंकि रतन टाटा अपने चाचा श्री जे.आर.डी. टाटा के लिए बहुत प्यार और सम्मान रखते। फिर रतन टाटा के द्वारा टाटा समूह को वैश्विक पावर हाउस में बदल दिया गया। साल 1998 में रतन टाटा ने टाटा इंडिका लॉन्च की, पहली स्वदेशी विकसित कार। बाजार में कुछ खास नहीं चली तो यह प्रोजेक्ट उन्हें छोड़ने के लिए लोगों ने बोला, परंतु रतन टाटा ने भारतीय इंजीनियरों के साथ मिलकर फिर से कार डिजाइन की और 2001 तक इंडिका एक व्यावसायिक सफलता बन गई। रतन टाटा इरादों के काफी पक्के थे। एक बार फैसला कर लेते तो कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन 1998 में जब टाटा मोटर ने इंडिका गाड़ी लॉन्च की, उन्हें अपने जीवन का एक बड़ा झटका लगा। सपने देखे तो उन्हें पैसेंजर गाड़ी में नंबर 1 बनाने के, लेकिन लोगों का फीडबैक इससे उलट रहा। गाड़ी की बिक्री काफी कम हुई, कंपनी नुकसान में चली गई, करोड़ों की चपत लगी। रतन टाटा को उनके बोर्ड के सदस्य कहने लगे कंपनी बेच देनी चाहिए। रतन टाटा का मन नहीं था, लेकिन और नुकसान झेलते तो उसकी आज
कर्मचारियों तक आ जाती। ऐसे में रतन टाटा ने अपनी टाटा मोटर्स को ही बेचने का फैसला लिया। वे बेचने का प्रस्ताव लेकर अमेरिकी कंपनी फोर्ड के पास गए। जब फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के साथ उनकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में रतन टाटा को अपमान का घूंट पीना पड़ा। फोर्ड के मालिक ने उनसे दो टूक कह दिया, जिस व्यापार की आपको जानकारी तक नहीं है, आपने इतना पैसा लगा कैसे दिया। फोर्ड के साथ वो डील कैंसिल कर दी गई और रतन टाटा ने जी तोड़ मेहनत कर टाटा मोटर्स को फिर खड़ा किया। किस्मत का एक ऐसा चक्र घुमा कि 2008 में फिर टाटा ने ही JRL कंपनी को खरीद लिया। यह वही कंपनी थी जो फोर्ड के अंदर आती थी और लैंड रोवर जैसी गाड़ियां बनाती थी। अब टाटा की आंधी चलती है, आता है ब्रांड्स को अधिग्रहण यानी कि एक्विजिशन करने का दौर। 2002 में टाटा ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को अधिग्रहित करते हैं। अब टाटा दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी बन गई। 2007 में टाटा स्टील ने एंग्लो डच स्टील मेकर कंपनी को ले लिया। 2008 में जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया और यह अधिग्रहण वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक थे। एक दिन रतन टाटा ने एक आम नागरिक को मोटरसाइकिल पर अपने पूरे परिवार को ले जाते हुए देखा। तभी से रतन टाटा ने नैनो कार बनाने की ठान ली और नैनो कार बनाकर उन्होंने एक आम आदमी के बजट में कार के सपने को पूरा किया। 26/11 का आतंकी हमला होटल ताज पर जब हुआ तो कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। रतन टाटा ने तुरंत ही सभी प्रभावितों के लिए हर तरह की मदद मुहैया कराई। सरकारी मुआवजा देने से पहले ही उन्होंने अपनी कंपनी की तरफ से लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाई और जो लोग मारे गए थे उनके बच्चों की एजुकेशन और मेडिकल की सारी जिम्मेदारी उठाई। संकट के समय उनके प्रयासों ने कॉर्पोरेट जगत के लिए एक मानक स्थापित किया जिसे अभी तक कोई छू भी नहीं पाया। उन्होंने कॉर्नेल, हार्वर्ड और IIT जैसे विश्वविद्यालयों को लाखों डॉलर दान में दिया। उनका मानना था कि शिक्षा भारत की क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। रतन टाटा अपने विजन, नेतृत्व और व्यापार और समाज दोनों पर दीर्घकालिक प्रभाव के लिए भारतीय उद्योगपतियों के बीच अलग पहचान रखते। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया उनकी फैन हो गई। वैसे तो उन्हें अपने जीवन में कई अवार्ड्स से सम्मानित किया गया। एक अवार्ड उन्हें ब्रिटिश राजघराने से मिलने वाला था। 2018 में फैसला लिया गया था कि रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेंगे। खुद प्रिंस चार्ल्स उन्हें वो अवार्ड देने वाले थे। उनके लिए बकिंघम पैलेस में समारोह रखा जाना था। बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने एक इंटरव्यू में इस किस्से को याद किया था। उन्होंने बताया कि जैसे ही लंदन में लैंड किया, मैंने देखा कि टाटा की 11 मिस कॉल थी। मैंने उन्हें तुरंत फ़ोन लगाया। सामने से बोला गया कि मैं अवार्ड लेने नहीं आ रहा हूँ। सुहेल हैरान थे, लेकिन जानते थे कि बिना किसी कारण टाटा कभी ऐसा फैसला नहीं लेते। ऐसे में जब उन्होंने कारण जानने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि टाटा के पेट डॉग की तबीयत ठीक नहीं है और वे उन्हें उस हालत में छोड़ नहीं सकते। ये बात जब प्रिंस चार्ल्स को पता चली तो उन्होंने रतन टाटा की काफ़ी तारीफ की, उन्हें एक महान इंसान बताया। रतन टाटा एक ट्रेंड पायलट थे, ये बात कम ही लोग जानते हैं। उनके पास विमान उड़ाने का लाइसेंस भी था। इसी वजह से 2004 में जब उनके कर्मचारी की तबीयत खराब हुई, उसे तत्काल इलाज की जरूरत पड़ी। टाटा खुद प्लेन उड़ाने को तैयार हो गए। असल में 2004 में पुणे में टाटा मोटर्स के MD प्रकाश M तेलंग की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत मुंबई रेफर कर दिया गया। अब
बाय रोड अगर पुणे से मुंबई जाते तो देर हो सकती थी। ऐसे में एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करने की कोशिश हुई। एमडी प्रकाश की किस्मत ऐसी नहीं रही, उस दिन रविवार पड़ गया। कई घंटों तक एयर एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो पाया। इस वजह से रतन टाटा ने सामने से बोल दिया कि प्लेन मैं उड़ाऊंगा। सब हैरान थे, लेकिन टाटा एकदम तैयार। उनके लिए हर कीमत पर अपने कर्मचारी की जान बचाना जरूरी थी। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि प्लेन उड़ाने की वो तैयारी कर चुके थे। उन्हें बताया गया कि एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया है। ऐसे में टाटा ने प्लेन तो नहीं उड़ाया, लेकिन उस कर्मचारी की जान बचा ली। कुछ उद्योगपतियों के विपरीत, जो मुख्य रूप से लाभप्रदता और तेजी से विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, टाटा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और सतत विकास पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने जगुआर और लैंड रोवर जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों का अधिग्रहण यानी कि एक्विजिशन किया। कुछ वैश्विक स्तर पर विस्तार किया। दूरसंचार और खुदरा क्षेत्र में अपनी आक्रामक रणनीतियों के लिए जाने जाने वाले मुकेश अंबानी और बुनियादी ढांचे और ऊर्जा से जुड़ी गौतम अडानी जैसे उद्योगपतियों की तुलना में टाटा का दृष्टिकोण अधिक मापा हुआ और विविध मूल्य संचालित विकास पर केंद्रित रहा। परोपकार पर उनका जोर भी उन्हें अलग करता है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास पर खर्च होता है, जो राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने परिसर के अंदर कुत्तों के प्रवेश के संबंध में विशेष निर्देश दिए। बेजुबान जीव के प्रति उनकी सहानुभूति इतनी गहरी थी कि जब समूह के कुछ साल पहले बॉम्बे हाउस का नवीनीकरण किया तो 2018 में उसने परिसर के भूतल पर विशेष तौर पर आवारा कुत्तों के लिए समर्पित एक हिस्से का निर्माण कराया गया। कुत्तों के लिए ये किया गया था खास इंतजाम। एक बड़े कमरे को कुत्तों के निवास स्थान के रूप में बनाया गया, जो कई सुविधाओं से लैस है, और यह एक आम इंसान को भी उनके कुत्तों से प्यार करने पर मजबूर कर देगा। कमरे में खाने पीने के लिए एक अलग अलग स्थान है। उन्हें एक कर्मी द्वारा नहलाया जाता है। कमरे में कुत्तों के सोने के लिए भी जगह है, जहाँ वे आराम की नींद ले सकते हैं। ये पहला ऐसा कार्यालय था टाटा का जहाँ कुत्तों के लिए ऐसी व्यवस्था। रतन टाटा का पालतू जानवरों, खासकर आवारा जानवरों के प्रति प्यार बॉम्बे हाउस के आसपास के इलाकों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। रतन टाटा केवल अपनी कंपनी ही की चिंता नहीं करते थे, वे पूरे उद्योग जगत में सक्रिय थे। कहाँ क्या हो रहा है उन्हें सब पता होता था। कोरोना काल में सैकड़ों लोगों की नौकरी गई। कंपनियां लगातार छटनी कर रही थी। किसी को किसी के भविष्य की चिंता नहीं थी। अब रतन टाटा ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए खूब सुर्खियां कमाई। उन्होंने उन सभी कंपनियों को आईना दिखाने का काम किया जो लगातार लोगों को बाहर निकाल रही थी। उन्होंने कहा कि इस तरह से लोगों को बाहर निकालना कंपनियों का एक गलत रिएक्शन है। बिजनेस में नुकसान हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि लोगों को निकालना जाए। क्या ऐसा करने में आपका काम वापस लौट आएगा, बिजनेस ठीक चलने लगेगा। टाटा ने यहाँ तक कहा कि अगर भविष्य में ऐसी आपदा फिर आए, कंपनियों को खुद को और बेहतर तैयार करने की जरूरत है। लोगों को ऐसे निकालने की जरूरत नहीं। औद्योगिक दिग्गजों की दुनिया में रतन टाटा सिर्फ अपने व्यावसायिक कौशल के लिए ही नहीं, बल्कि ईमानदारी, सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों के नेतृत्व के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए भी जाने जाते हैं। जबकि दूसरे उद्योगपतियों ने विशाल साम्राज्य बनाए हैं, टाटा का विजन हमेशा मुनाफे से आगे जाकर उन लोगों तक फैला रहा जिनसे उनका व्यवसाय जुड़ा हुआ। वे सफलता में विनम्रता, प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलापन और मूल रूप से परोपकार के प्रतीक हैं। जब हम उनकी तुलना दूसरे नेताओं या दूसरे बिजनेसमैन से करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि रतन टाटा की विरासत सिर्फ धन पैदा करने के बारे में नहीं, बल्कि भारत और दुनिया के लिए एक बेहतर और अधिक समावेशी भविष्य को आकार देने के बारे में है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हमने कोशिश की है कि श्री रतन टाटा के बारे में आपको जानकारी दें। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।